चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सीआर के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, है ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताओ तो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, सेल ऑफ एसेट्स अंडर द आईबीसी। अगर मैं आपको बताऊं इसमें पढ़ाने वाला क्या है तो मैं बता दे रहा हूं, जिसमें मैं टाइम लगाऊंगा वो ये है। बाकी ये जितनी भी चीजें हैं ये मैं आपको बताऊं तो ये सब हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर 2 चीजें आएंगी। एक तो आएगा मर्जर अमलगमेशन और दूसरा आएगा इंसॉल्वेंसी। तो मर्जर एंड अमलगमेशन हम पढ़ते ही हैं, हम वो तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बस लिस्ट के तौर पे आएगा, मैं बोल के छोड़ दूंगा, है ना। आईबीसी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंसॉल्वेंसी की जब भी बात आएगी तो फिर वो तो बोलना ही नहीं है ना। सिर्फ ये एक नई चीज़ पढ़ेंगे हम, सेल ऑफ एसेट्स अंडर द आईबीसी। मतलब आईबीसी के अंदर जब भी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है या लिक्विडेशन होता है तो एसेट्स को बेचा कैसे जाता है, ये जरूर हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। बाकी पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल है, प्रॉपर थ्योरेटिकल है। मतलब ये चैप्टर ना भी होता तो भी चलता, क्योंकि इस चैप्टर में तुम जितनी चीज़ पढ़ोगे वो अलग अलग चैप्टर्स में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस उसको एक लिस्ट के तौर पर यहाँ बना के दे दिया। हाँ, लिस्ट के तौर पे देने का लेकिन फ़ायदा है, इस चैप्टर को एग्जाम में करना जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर इसी से बनेगा। ये एक्चुअली आंसर फ्रेम्ड है। ये क्या है, आंसर फ्रेम्ड है। आप नॉलेज 100 जगह से लेते हैं पर एक जगह उसको क्या करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है। तो ये आंसर फ्रेम्ड वाला चैप्टर है, ये आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो ना, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है पहले वो समझो। एक बात बताइए, जब भी हम कंपनी के अंदर मर्जर, अमालगमेशन, डी मर्जर, टेक ओवर भी सुना होगा, और इंसॉल्वेंसी के अंदर जो रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं उससे भी तो हम रिजॉल्व भी तो करते हैं चीज़ों को, है कि नहीं। तो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का स्ट्रैटेजी। ये ना रेजोल्यूशन क्या होता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही करना ना, है ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ या रिसॉल्विंग कर देता है। रेजोल्यूशन थोड़ा सा और, रेजोल्यूशन बॉडी लिखा हुआ है तो फिर क्या फायदा, क्या है ना। रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जैसा वैसा स्ट्रैटेजीज, है कि नहीं। जैसा प्रॉब्लम, जैसे कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो भाई रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी कहाँ मिलेगा, आईबीसी में मिलेगा। अगर कंपनी को लग रहा है एक्सपेंशन करना है तो मर्जर करना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी कहाँ मिलेगा, कंपनीज एक्ट में मिलेगा, ये ना। तो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम, लिख लो तो, सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में लिस्ट के तौर पे बताया गया है, बाकी हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो लिखो सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम बिकम्स द रेजोल्यूशन, और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजीज। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है देखो वही है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीआर, है ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा बताओ रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं। रीस्ट्रक्चर इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गया, तभी तो करते हैं रीस्ट्रक्चर। तो पुराने स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गया, उसी प्रॉब्लम को किन किन स्ट्रैटेजी के थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हैं वो इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। तो देखो, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग देखा जाए तो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जहां कंपनी के वन और मोर एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म फायदा मिले। जब भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करोगे, अच्छा बताओ कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर करने का मतलब कंपनी को टच करना। कंपनी को टच करोगे सबसे पहले कौन लगेगा, बोलते चलो, टिक लगाते चलो, कंपनीज एक्ट। दूसरा कंपनीज एक्ट के अंदर का कौन सा रूल, कंपनी CAA रूल्स, कंपनीज CAA रूल। सीआर वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर जब आप पढ़ेंगे मर्जर एंड अमलगमेशन तो उसमें यही रूल तो चलता है शुरू से अंत तक, है कि नहीं। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट भी बीच में लगता है, कॉम्पिटिशन एक्ट भी लगता है, फेमा भी लगता है, इंडियन स्टैंप एक्ट भी लगता है, आईबीसी भी लगता है। चैप्टर नंबर 15 जिसके अंदर वही CAA है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, चैप्टर नंबर 15। ये सब आपको लॉ लगता है, और यही सारे लॉ हम कहाँ पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है सीआर, अगर आप देखेंगे तो, है ना। प्लेन जरूर है, जल्दी से समझ में आ जाता है क्योंकि लॉ है, लेकिन है बहुत ज़्यादा।
सी आर वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर देखेगा तो बहुत सारे चैप्टर है, सी आर वॉल्यूम सेकेंड के अंदर देख रहे हैं मेरे बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है कि नहीं। आइए बताओ सी आर कितने तरीके से हो सकता है। कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सटर्नल ढंग से भी और इंटरनल ढंग से भी। अब देखो एक्सटर्नल में क्या क्या कर सकते हैं आप, बोलो एक्सटर्नल में आप क्या क्या कर सकते हैं, बोलिए। सबसे पहले मर्जर कर सकते हैं, अमालगमेशन कर सकते हैं और डी मर्जर कर सकते हैं। अब ये तीनों मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा, क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि इसके ऊपर सी आर वॉल्यूम फर्स्ट का पूरा बुक ही है मर्जर एंड अमालगमेशन के ऊपर। जैसे आप जो सी आर वॉल्यूम 2 पढ़ रहे हो मेरे साथ, ये क्या है, आईबीसी के ऊपर है, आईबीसी एंड बैंकिंग लॉ इसी के ऊपर है ना। ये आईबीसी खत्म हो गया, अब इसके बाद बैंकिंग लॉ ही तो आना है, एक और आपका इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी बचा हुआ है, तो आईबीसी तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद बैंकिंग लॉ आएगा। जो सीआर वॉल्यूम फर्स्ट है वो सिर्फ किसके ऊपर है, मर्जर, टेक ओवर, है ना, डी मर्जर, अमलगमेशन, इसी सब पे तो है। तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे इसको कि मर्जर वर्जर से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो जो मर्जर, डी मर्जर, टेक ओवर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर रहे होंगे। चलो दूसरा बोलो, क्या टेक ओवर भी है, ये लिखो टेक ओवर यहाँ पे। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक या परचेज ऑफ शेयर्स क्या होता है, टेक ओवर ही तो होता है। टेक ओवर भी आप कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर कौन है, टेक ओवर। तो देखो ये पूरा का पूरा ये तो सी आर वॉल्यूम फर्स्ट हो गया। अब ये 4-4, 5-5 लाइन लिखा हुआ है, इससे अच्छा है कि हम वहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ लेकिन एग्जाम के टाइम तक जब तुम पहुँचोगे तो तुम सबके बारे में जानते रहोगे, तुम आराम से लिख जाओगे। चलिए एक और भी तरीका है रिस्ट्रक्चर करने का, बताओ कौन सा, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर्स इनटू सिक्योरिटीज। बताओ तो इसको क्या हम कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग लिखो तो, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी तुम्हें पढ़ाऊंगा किसी न किसी चैप्टर में, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। इन टोटल मैं आपको लिस्ट के तौर पे गिनवा दे रहा हूँ। बताओ एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग कितने तरीके से हो सकता है, 3। पहले बोलो मर्जर, डी मर्जर, अमलगमेशन, ये सब। दूसरा टेक ओवर। तीसरा कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट से जुड़े हुए डेट को रीस्ट्रक्चर करते हैं। अच्छा उसका रीस्ट्रक्चर का एक तरीका हो सकता है कि उस डेट को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दें। हम लोग पढ़े थे कंपनी लॉ में, आपको याद होगा कि जो राइट इशू है उसका एक्सेप्शन भी होता है, याद है 62(1)(a) का 3 एक्सेप्शन होता है। बताओ कौन कौन। एक तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, एक तुम्हारा इसॉप होता है, और राइट इशू का ही तो 3 एक्सेप्शन होता है सब। 62(1)(a) का 3 एक्सेप्शन है, एक था 62 सबसेक्शन 3, आपको याद होगा। उसके अंदर भी क्या होता है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कभी सरकार के कहने पे कभी अपने मर्जी से, याद होगा। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेट किस में कर देते हैं, अदर सिक्योरिटीज़ में। जैसे लोन को प्रेफरेंस शेयर्स में बदल दिया, लोन को इक्विटी शेयर्स में बदल दिया, इससे भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा शांति हो जाती है कि नहीं। तो ये था एक्सटर्नल, क्या था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल देखो तो और भी है क्या ना। अब आ गया कौन, इंटरनल। इंटरनल के अंदर ज़्यादातर हालत कब होता है, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई होती है। इंटरनली तो कंपनी क्या हो गई होती है, इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट में देखो यहीं से टिक लगाओ, क्या करवाओगे, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स क्या के थ्रू क्या होता है, देखो इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रेजोल्यूशन प्लान, पढ़ा दिया था ना। अब रेजोल्यूशन प्लान में मुझे यहाँ थोड़ी पढ़ाना है, रेजोल्यूशन प्लान मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा। मुझे लगता है रेजोल्यूशन प्लान पे एक चैप्टर ही था पूरा, था ना। तो देखो ये हो गया इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा इंटरनल में आप क्या क्या कर सकते हैं पहले बताइए। आप ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं सुनो, इधर टिक लगाते जाना। आप न्यू डिपार्टमेंट कंपनी में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं टू अ पार्टिकुलर मार्केट सेगमेंट जो कि आपका कोर है, ठीक है। उसके बाद इन कुछ कभी कभी ले ऑफ भी कर सकते हैं, कभी कभी कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अंदरूनी कर सकते हैं। ये हो गया ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। अब आ जाओ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग अभी आगे आने वाला है, वो उसके अंदर ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कैसे हो सकता है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग में मैंने बता दिया था कि इसका टारगेट क्या होता है, जल्दी बताओ, रिडक्शन ऑफ डेट। डेट को क्या करना, कम करना, या डेट है तो उसके पेमेंट टर्म्स को क्या करना, एक्सटेंड करवा लेना, रोल ओवर, या चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। तो इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग कम होती है, कॉर्पोरेट जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो ज़्यादा होती है कि नहीं। जैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं और देखिए, ऑल्टरेशन इन रीपेमेंट पीरियड,
रीपेबल अमाउंट में चेंज करवा लेना, इंस्टॉलमेंट्स को चेंज करवा लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करवा लेना, रोल ओवर करवा लेना, और लोन ले लेना, अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़वा लेना, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये सब समझते हो? ये सब वर्ड समझते हो तुम लोग? ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले, रोल ओवर का मतलब एक्सटेंड, जो पैसा 2 साल में देना था अब तुम आपसी बात करके क्या कर लिए, 3 साल में दोगे। आइए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग 3 तरीके से हो सकता है। सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग का रिस्ट्रक्चरिंग, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग का रिस्ट्रक्चरिंग, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग का। तुम्हें क्या लगता है तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत कहाँ है? अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, यस। अरे सबसे कम कहाँ है? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म तो इतना छोटा होता है कि उसको रिस्ट्रक्चर कौन करेगा? तो जो लिखा हुआ लास्ट में, दीज बोरोइंग्स आर जनरली नॉट रीस्ट्रक्चर्ड। बस आप कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस बीच में जोड़ सकते हैं, पूरा एज सच रिस्ट्रक्चर होता नहीं है, लेकिन बाकी 2 का तो रिस्ट्रक्चरिंग होता रहता है। चलो भाई, अब हेडिंग बोलो, फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग। अभी सुनिए, आप लोगों को बताता हूँ, फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग 2 तरीके का है। फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग, इधर देखते जाना, 2 तरीके का है। पहला तो तुम्हारा है CAA। CAA का मतलब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। क्लियर है जी? अब ये चलता है तुम्हारा चैप्टर 15 है, देखो तो चैप्टर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट से चलता है। ये मैं तुम लोग को इससे बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। कहाँ पे? जब मैं CR वॉल्यूम फर्स्ट में मर्जर शुरू करूंगा, वहाँ तो बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा इसको। ये तो लिस्ट है ना यहाँ पे। तो चैप्टर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, चैप्टर का ही नाम क्या है? CAA। अब इसके अंदर सेक्शंस कौन कौन से हैं भाई? तो सेक्शन बताओ, तुम लोगों को सब पढ़ाया हुआ है, एग्जीक्यूटिव में तो पढ़ाया था तुम लोगों को, 230 से 240, भूल गया है सब। 230 से 240 तो तुम लोगों को एग्जीक्यूटिव में पढ़ा दिया था, जब प्रोफेशनल वाले बच्चों के साथ नहीं पढ़ाता था। तो 230 से 240 एक चैप्टर तो पढ़ा ही देता हूँ वहाँ पे मर्जर के ऊपर। 230 से 240। अब इस चैप्टर के अंदर रूल भी बनेगा, तो रूल का नाम है कंपनीज, कुछ नहीं, CAA रूल्स। जैसा चैप्टर का नाम वैसा ही रूल का नाम। अच्छा, जैसा रूल का नाम ऐसा ही फॉर्म। फॉर्म क्या आएगा? CAA। ये तुम पूरा पढ़ोगे मर्जर एंड अमलगमेशन के अंदर, तो इसलिए अभी कोई खास डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा। दूसरा होता है तुम्हारा इंसॉल्वेंसी। दूसरा क्या होता है? इंसॉल्वेंसी। आपको याद होगा इंसॉल्वेंसी में 2 प्रोसेस चलता है, या तो किर्प या लिक्विडेशन। याद है? पहले बताओ, पहले कोशिश करते हैं किर्प। किर्प के अंदर क्या आता है? रेजोल्यूशन प्लान। अगर रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल रहा तो कंपनी का इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो जाता है, और नहीं तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? लिक्विडेशन। यही कहानी है कि नहीं? यही रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज हैं, और क्या है। हाँ, एक बीच में टेक ओवर भी आएगा। आपको याद होगा टेक ओवर भी CAA रूल से ही चलता है, जो कि टेक ओवर का सेक्शन 230 से 240 के बीच का ही तो है। 235, 236, 238, ये 3 सेक्शन है। तुम लोग सिक्योरिटी लॉ जब पढ़े थे तो हल्का टेक ओवर तो दिया था तुम लोग को। 235, 236, 238, वो कहाँ आ रहा है? इसी बीच में तो आ रहा है, 230 से 240 के बीच में। तो देखा जाए तो 230 से 240 मर्जर भी देख लिया, डी मर्जर भी देख लिया, अमलगमेशन भी देख लिया, और तुम्हारा टेक ओवर भी देख लिया, एक इंसॉल्वेंसी वाला। इतना ही तो है। इसी हिसाब से तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम भी है CR। CR में इतनी चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं। क्या क्या? मर्जर, डी मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर और IBC, और बाकी बैंकिंग लॉ 1-2 छोटा छोटा चैप्टर है, बायबैक सब छोटा मोटा 1-2 4 चैप्टर है। यही तो है, और क्या है। पहले ये तुमको, मेरा मानना है, इस चैप्टर में उतार लेना चाहिए, जिससे कि तुमको फायदा मिले। उसको उतारो तो जरा सा। आलस नहीं करने का। आज लग रहा है कि पिछला चैप्टर भी खत्म आज ही हुआ है, और आज ही ये पढ़ा है। तुम लोगों को तो लग रहा है जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। मतलब तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है मालूम है? कि एक दिन में तो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन सोचो, इतने दूर से आते हो तो कुछ तो पढ़ के जाओ। मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि तुम लोग दूर दूर से आते हो, तो जब आओ तो कम से कम भरपूर पढ़ के जाओ। ये चैप्टर एकदम प्योर थ्योरेटिकल है। एक्चुअली मैंने ना ICSI मॉड्यूल लगभग अपने बुक में छाप दिया है, इस वजह से कहीं कहीं लेंदी भी लगता है वो। लेकिन फिर भी मॉड्यूल में तो ज़्यादा ही कंटेंट है, मेरे बुक में तो फिर भी कम है।
लेकिन मेरे बुक में जितना है उतना कर लोगे तो काम बन सकता है, बशर्ते वो क्वेश्चन जो पूछेंगे ना ट्रिकी पूछेंगे, तुम्हें वहाँ क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आंसर तुम्हें मालूम होता है। 90% बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। प्रोफेशनल में स्टूडेंट के खुद का इंटेलिजेंस ज़्यादा काम करता है, क्योंकि नॉलेज तो उसको एग्जीक्यूटिव से भी बहुत कुछ मिल चुका होता है। प्रोफेशनल बोर्डिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि रिपीट होती हैं चीज़ें, सब पहले पढ़ा हुआ है। आईबीसी जब तक तुम्हारा मेन चला ना तुम्हें अच्छा लगा होगा, और जब जहाँ फिर से ये सब वर्ड आने लगता है फिर तुमको खराब लगने लगेगा। जैसे शायद फॉर्म इंसॉल्वेंसी अगला चैप्टर जो आने वाला वो तुम्हें ठीक लगेगा, इंडिविजुअल हो, लाइफ में पहली बार पढ़ोगे। लेकिन ये अब फिर तुम्हें ये चैप्टर तो एकदम बोरिंग लग रहा है, क्योंकि चैप्टर में कोई एक वर्ड नया नहीं है। अब CAA वर्ड आ रहा है, उसके अंदर के रूल्स आ रहे हैं, उसके अंदर के सेक्शंस आ रहे हैं, उसके अंदर के फॉर्म आ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी में किरप आ रहा है, रेजोल्यूशन प्लान आ रहा है, लिक्विडेशन आ रहा है, लिक्विडेटर आ रहा है, ये सब तो पढ़ लिया। एक्चुअली सब पढ़ा हुआ का एक जगह इकट्ठा करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे दिया, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं दे ऑल आर द रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, दे ऑल आर द रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, कोई एक्सटर्नल है कोई इंटरनल है। लिख लिया? तो किरप के अंदर होता है रेजोल्यूशन प्लान, सक्सेसफुल रहा तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो लिक्विडेशन। याद है लिक्विडेशन आफ्टर फेलिंग ऑफ आरपी। आईबीसी ठीक लगा तुम लोग को अभी तक? आईबीसी तो अच्छा है, बुरा कहाँ है। चलो भाई अब देखो ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा, देखो ये पार्ट सेकेंड, 1 करोड़ रुपया, ये सब क्या बताना है, ये सब पढ़ नहीं चुके हो तुम लोग पूरा, ये सब देख लो, ये ना किरप लिक्विडेशन सब बता दिया ना। चलो ये पढ़ लेते हैं, इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब भी तुम पढ़े हुए हो। अच्छा बताओ इक्विटी का मतलब एक तरीके से ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, पहला ये आ ही गया। देखो 3 तरीके से कर सकते हो, बोलो क्या क्या? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन बोलो जल्दी। 61 है ना, ये 61 to 64 दिखा रहे हैं, पर हम लोग कौन पढ़े हैं? 61 1A 1B 1C 1D 1E। बताओ तो पांचों क्या है? इंक्रीज, कॉन्सोलिडेशन, कन्वर्जन, सब डिवीजन, लास्ट में कैंसिलेशन। हाँ याद करने का था, इंक्रीज, डिक्रीज, कॉन्सोलिडेशन, सब डिवीजन, कन्वर्जन, याद है? वही है, उसमें रूल वही लगता है, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, और NCLT रूल्स तब लगेगा जब NCLT का अप्रूवल की जरूरत है, ऐसे अप्रूवल की जरूरत वहाँ है नहीं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 66, और उसमें तो पूरा NCLT का रूल भी है। सेबी लोडर भी लगेगा, जो तो लिस्टेड कंपनी होगी तो जानते हो, सेबी लोडर तो हर जगह चिपका हुआ नजर आता है। बाईबैक, कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन? 68 लिख लो, ये लिखा हुआ नहीं। कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी बायबैक रेगुलेशन, ये लगता है। अब ये आ गया CAA, अभी तुरंत बता दिया ना तुम लोग को CAA के बारे में, चार्ट बना के, इसी को हम बोलते हैं CAA। तो CAA चैप्टर नंबर 15 CAA रूल्स, फॉर्म क्या आएगा? CAA आएगा, ये लिखा हुआ सेक्शन 230 से 240। आइए, जो मुझे पढ़ाना था वो ये था, सेल ऑफ असेट्स अंडर आईबीसी। देखो आईबीसी के अंदर आप वॉलंटरी बाइंडिंग अप करते हैं, लिक्विडेशन करते हैं, तो लिक्विडेटर सारे एसेट्स को अपने कब्जे में लेके बेचता है, तो कैसे बेच सकता है ये बताओ? बताओ, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लो, कैसे बेच सकता है। तो सुनो यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 32 to 40 IBBI लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016 में बढ़िया से बताया गया है कि लिक्विडेटर एसेट को कैसे कैसे बेच सकता है। तो आ जाओ भाई, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका। मोड ऑफ सेल क्या है? यहाँ लिखो तो ऐसे, मोड ऑफ सेल, मोड ऑफ सेल लिखो। बेचने के कितने तरीके हैं गिनो तो? आओ 6 गिनवाता हूँ। अच्छा, स्टैंड अलोन बेसिस, बोलो अकेले, ये लो भाई तुम जनरेटर ले जाओ, ये हो गया एक एक करके, स्टैंड अलोन का मतलब एक एक करके। दूसरा स्लम सेल, स्लम सेल का मतलब लमसम सेल, क्या हो गया? लमसम सेल, जाओ ये यूनिट उठा के ले जाओ, यूनिट के मतलब उसके अंदर तुम्हारा मशीन भी है, सब कुछ है। अच्छा, अ सेट ऑफ एसेट्स कलेक्टिवली, सेट ऑफ एसेट मतलब 4 जनरेटर को एक साथ, हाँ गाड़ी है तो 4 गाड़ी 10 गाड़ी एक साथ, यही है ना। चलो उसके बाद एसेट्स इन पार्सल, पार्सल मतलब धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के, पार्ट एंड पार्सल उसी को तो बोलते हो,
छोटे छोटे टुकड़ों में लिख लो, छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे बहुत बड़ा मशीन नहीं बिक पा रहा तो डायनेमो अलग बेच दिया, ये अलग बेच दिया, क्लियर है। उसके बाद पूरा का पूरा कंपनी उठा के बेच दिया एज ए गोइंग कंसर्न, चलेगा? पूरा कॉर्पोरेट डेटर को उठा के बेच दिया गोइंग कंसर्न, बोलो, ये भी तो हो सकता है। और उसके बाद इस बार कंपनी को नहीं बेचा, कंपनी के किसी बिजनेस को उठा के बेच दिया कि जाओ कंपनी 4 बिजनेस करे उसमें से एक बेच दूंगा। चलो मुझे जल्दी याद करवाओ, 6 मोड हैं तो चलो 6 मोड ऑफ सेल बताओ। बताओ। पहला स्टैंड अलोन, स्लम सेल, सेट ऑफ एसेट्स, हाँ सेट ऑफ एसेट्स, पार्सल में बेच दिया, पार्सल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, कॉर्पोरेट डेटर को गोइंग कंसर्न में उठा के बेच दिया और कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस बेच दिया। फिर से बोलो एक बार जल्दी जल्दी। पहला तो स्टैंड अलोन, स्लम सेल, सेट ऑफ एसेट्स, पार्सल, कॉर्पोरेट डेटर को उठा के बेच दिया और उसके बिजनेस को उठा के बेच दिया। तो ये 6 तरीका है बेचने का, ठीक है, मतलब 6 तरीके से वो बेच सकता है। चलो अगला केस। अच्छा एक बात बताइए, उसमें से कोई अगर सिक्योर्ड एसेट निकला है तो देखो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर लिखो सिक्योर्ड एसेट, सिक्योर्ड एसेट लिखो, याद वो बिकेगा, पर बिकेगा तभी जब सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना सारा पैसा निकाल चुका होगा। हाँ वही लिखा ना, देखो यहाँ लिखा ना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर पूरे तरीके से रिलिंक्विश हो चुकी है, रिलिंक्विश का मतलब सिक्योरिटी मतलब जितना भी लोन वोन था वो सब पे ऑफ हो चुका है, उसके बाद भी अगर एसेट बच गया तब बिकेगा। ये बात समझ में आया ना? तो सिक्योरिटी खत्म होने के बाद ही बिकेगा, जब तक वो सिक्योर्ड हो कैसे बेचोगे तुम उसको, तो वो बेचेगा ना जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। अब आइए मोड ऑफ सेल आ ही गया। मोड ऑफ सेल में एक्चुअली पीछे वाले को ना वेज ऑफ सेल लिख सकते हैं, मोड नीचे आ रहा है, यहां तुम लिख दो वेज ऑफ सेल, जो मोड लिखो उसको वेज कर दो तो थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी अलग हो जाएगी। अभी जो तुमने मोटा मोटा लिखा था ना मोड को क्या कर दो वेज, मोड यहां से। चलो मोड ऑफ सेल, ऑक्शन, सबसे पहले टिक लगाओ ऑक्शन पे, सबसे पहले ऑक्शन, समझो ऑक्शन का मतलब पब्लिक ऑक्शन, सबके सामने रख दिया, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको बिकेगा। अच्छा प्राइवेट सेल चलेगा, मतलब ऑक्शन नहीं किया तब? अच्छा प्राइवेट सेल अपने मन से चलेगा या ऑक्शन नहीं पॉसिबल है तब? हाँ ऑक्शन, पहला हमेशा ऑक्शन ही चलेगा, याद रखिएगा आप। यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, शैल ऑर्डिनरली सेल, देखो इधर, तो ये कंपलसरी है कि ऑक्शन ही होना चाहिए। प्राइवेट सेल के साथ क्या वर्ड है, मे, क्यों? जब 4 चीजें, एसेट इज पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब बताओ ऑक्शन के चक्कर में रहोगे, मालूम चला ऑरेंज बेचना है, बाद में पल्पी ऑरेंज बन जाएगा, है कि नहीं? अगला, मालूम चला कि एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट्रोइट हो जाएगा, डेट्रोइट का मतलब घटता चला जाएगा, अगर जितना देरी करेंगे उतना ही वो घटता चला जाएगा। जैसे मालूम चला वो एसेट एक्सपायर होने वाला, मतलब प्रोडक्ट जो है वो क्या होने वाला है, एक्सपायर, जल्दी बेचोगे जल्दी लोग खा पी लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अगला सुनिए, ऑक्शन फेल कर गया, ऑक्शन क्या कर गया है, फेल कर गया, मतलब कोई बाहर से ही ज्यादा दाम पर लेने के लिए तैयार है। जैसे हमने ऑक्शन प्राइस रखा था 20 रुपया, कोई बाहर से 22 रुपया देने के लिए तैयार, तो 22 रुपये में बेच देंगे, नहीं समझे? और अगला याद रखना, मैंने बता दिया था, पहला जनरल रूल, देखो ऑक्शन के सामने लिखो तो जनरल रूल, जनरल रूल हमेशा ऑक्शन ही है। अगर आप चाहते हैं कौन सा, प्राइवेट सेल, तो उसके लिए आपको एनसीएलटी का परमिशन लेना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। तो बोलो पहला कौन सा मोड अपनाओगे बेचने का, ऑक्शन। लेकिन अगर मान लो ऑक्शन नहीं हो पा रहा, उसके कारण 3 है, बोलो क्या, पेरिशेबल है, वैल्यू डेट्रॉइट कर जाएगा, और ऑक्शन से ज़्यादा दाम तो बाहर से मिल रहा है। लेकिन ये सब तब जब आप एनसीएलटी से क्या लें, परमिशन लें। चलिए बाकी याद रखना, जब तक कि तुम एनसीएलटी से पूछ न लो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब यहाँ कौन है, एनसीएलटी, जब तक आप एनसीएलटी से पूछ न लें, आप प्राइवेट सेल के अंदर रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर को नहीं देंगे, अपने रिलेटेड पार्टी को नहीं देंगे, मतलब वो कौन, लिक्विडेटर अपने रिलेटेड पार्टी को नहीं देगा, और किसी प्रोफेशनल्स को वो नहीं देगा। मतलब अगर आप इन लोगों को देना चाहते हैं तो पहले किससे पूछना पड़ेगा, बोलो? हाँ, लेकिन अगर ये ऑक्शन में ये लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्शन तो भाई सबके सामने होता है ना, है कि नहीं? ये वाला बात कब कहा गया, जब ये क्या हो रहा हो, प्राइवेट सेल, बात समझ में आ रहा ना? प्राइवेट सेल में इन लोग को देना चाहते हो तो पहले आपको एनसीएलटी से पूछना पड़ेगा। आइए अगला। अच्छा एक बात बताइए, अगर लिक्विडेटर को लगता है कि बायर, कॉर्पोरेट डेटर, रिलेटेड पार्टी, बायर्स, क्रेडिटर्स एंड द बायर, इन सबों के बीच में, देखो यहां से यहां तक टिक लगाओ, ये लोग हैं, इन सबों के बीच में
इन सबों के बीच में, ये तो मैंने टिक लगा रेड रेड, इन सबों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉल्यूजन हुआ है। लिखो कॉल्यूजन का हिंदी लिखो, आपसी सांठगांठ हो गया है। मतलब उसको शक हो गया कि कॉर्पोरेट डेटर, हाँ ये लोग बायर सेलर सब मिला हुआ आपस में, तो क्या वो बेचेगा फिर? कि शैल नॉट प्रोसीड विद द सेल, शुरू में लिखा हुआ है शैल नॉट प्रोसीड विद द सेल। अगर उसको लगा कि आपसी सांठगांठ हुआ है तो वो फिर प्रोसीड नहीं करेगा। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, या ये जो आपसी सांठगांठ की इसका कंप्लेन भी कर देगा, जाके एनसीएलटी को कंप्लेन भी कर देगा कि ये सारी पार्टीज ने सर क्या किया हुआ था आपस में, सांठगांठ, हम चाहते हैं इस पर आप क्या लें, एक्शन लें। क्लियर है? चलो भाई। अच्छा जब भी तुम जैसे शेयर्स वेयर्स बेच रहे हो या एसेट बेच रहे हो तो वैल्यूएशन भी कराना पड़ सकता है कभी कभी, जैसे प्रॉपर्टी का, स्टॉक का, शेयर का, डिवेंचर का, सिक्योरिटीज़ का। तो जैसे कंपनीज एक्ट में कराना होता है ऐसे ही आईबीसी में कराना पड़ेगा। जो कंपनीज एक्ट का रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वही यहाँ पे भी काम करेगा। मतलब क्या यहाँ से अलग से रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएंगे या कंपनीज एक्ट वाला ही चलेगा? तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोई डेफिनेशन यहाँ नहीं है, यहाँ वही डेफिनेशन है। क्या बोला? रजिस्टर्ड वैल्यूअर का मतलब वही पर्सन जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाया गया है। तो जो कंपनीज एक्ट का रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वही आईबीसी का भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। कोई दिक्कत? चलिए, जब वो एसेट सेल करेगा, क्या करेगा? एसेट सेल, तो उसके ऊपर वो क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा बोलते चलो पहले। कितना पैसा आया, ए पॉइंट, इतना पैसा लाने में कितना पैसा खर्च हो गया, किस मैनर, किस मोड से बेचे थे। अगर जो हमने एसेट मेमोरेंडम में तुम दिखाए थे 10 लाख एसेट है पर बेचे 8 लाख में हो, तो कम में क्यों बेचे हो, तो उसका रीजन दो, किसको बेचे हो, और एनी अदर डिटेल। ये सारा का सारा लिख के एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और रिपोर्ट बना के किसको देना पड़ेगा? एनसीएलटी को देना पड़ेगा। अब आइए अगला, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। एक बात बताइए, सिक्योर्ड एसेट किसके पास होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास। तो सुनो, सिक्योर्ड क्रेडिटर पहले लिक्विडेटर को बोलेगा कि देखो भाई ये एसेट मैं 10 लाख में बेचने जा रहा हूँ। कितने में बेचने जा रहा हूँ? 10 लाख में। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेगा कि रुको भाई, क्या पता मुझे कोई 12 लाख में वाला मिल जाए, ये समझे। अगर लिक्विडेटर ने महंगे दाम पे व्यवस्था कर दी बेचने की, तो फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर खुद नहीं बेच पाएगा, वो महंगे दाम पे ही बिकेगा। ये बात समझ रहे हो? जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर ने क्या बोला कि अब हम ये एसेट बेचेंगे, कंपनी तो पैसा दे नहीं रही हमें, तो हम ये एसेट बेचेंगे। तो लिक्विडेटर पूछा कितने में बेचोगे, तो बोला 10 लाख में बेचेंगे। कहा रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। तो देखो कितने दिन रोका गया। देखो सबसे पहले कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर वो बेचना चाहता है, तो तुरंत किसको बताएगा? वो लिक्विडेटर को बताएगा। क्या बताएगा? प्राइस, कि इस प्राइस पर हम बेचने वाले हैं। देखा सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ ना। उसके बाद लिक्विडेटर सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितने दिन में बताएगा? 21 डेज में बता देगा। कितने दिन में? 21 डेज में, कि देखिए हमने एक आदमी खोजा है जो आपसे ज़्यादा दाम पर खरीदने के लिए तैयार है। देखो लिखा हुआ लास्ट में, एट अ प्राइस हायर देन प्राइस इंटीमेटेड। मिला? एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस इंटीमेटेड मिला। तो 21 डेज के अंदर वो बता देगा और बोलेगा कि ये आदमी 30 दिन में खरीदने के लिए तैयार भी है। कितने दिन में खरीदने के लिए तैयार है? 30 दिन में खरीदने के लिए तैयार है। अब सुनो, अगर लिक्विडेटर ने इन्फॉर्म किया सिक्योर्ड क्रेडिटर को, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर वो एसेट अब उसी आदमी को बेचेगा जो ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है। सबसेक्शन 3 में देखो ये लिखा हुआ है। देखो जैसे जैसे मैंने टिक लगा ऐसे ऐसे लगाओ ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब जरा ध्यान से सुनो, लेकिन ये प्रोविजन तब नहीं लगेगा जो सबसेक्शन 7 दिखा रहा है, जब वो एसेट को बेचा है किस एक्ट के अंदर? सारफेसी के अंदर। कहाँ? सारफेसी या रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट के अंदर। मतलब बैंकिंग लॉ के अंदर हो रहा है, तो बैंकिंग लॉ के अंदर का एनफोर्समेंट हो रहा है तो वहाँ चलेगा, वो यहाँ पर आएगा नहीं। मतलब ये कहानी तब है जब कंपनीज एक्ट के अंदर, सॉरी आईबीसी के अंदर जब एसेट्स बेचे जाएँ तब। लेकिन सारफेसी लग रहा है, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट लग रहा है तब ये वाला सेक्शन लागू नहीं होगा। एक्चुअली ये दोनों बैंकिंग लॉ हैं, तो बैंक वहाँ एनफोर्स कर रहा हो तो बैंक का अपना बैंकिंग लॉ चलता है, तो वहाँ पे ये वाला लॉ नहीं चलेगा। चलो अब बोलो जल्दी, हेडिंग बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट। अच्छा एक बात बताओ, कोई एसेट बिक ही नहीं पा रहा है तो पूरा एसेट ही उठा के दे सकते हो किसी को? बोलो। तो याद रखिएगा, यहाँ देखो कोई भी ऐसा एसेट जो नहीं बिक सक रहा है तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से क्या लीजिए? परमिशन लीजिए और उस पूरे एसेट को ही उठा के क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लोगों के बीच में। बस जब भी आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से क्या लेने के लिए जाएंगे? परमिशन। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कौन सा ऐसा एसेट है, इसकी क्या वैल्यू है,
तुमने उसको बेचने के लिए क्या एफर्ट लगाया, और क्यों तुम उसको एसेट को ही उठा के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, उसको तुम बेच क्यों नहीं पाए, ये ना। तो अगर एनसीएलटी को लगता है कि सच में बिकने लायक नहीं, काफ़ी एफर्ट लगा चुका है, तो बोले कोई बात नहीं, किसी को उठा के क्या दे दो, एसेट ही दे दो, है ना, उसके बदले पैसा तो तुम नहीं कर पा रहे हो। चलिए उसके बाद रिकवरी ऑफ मनी ड्यूज। क्या लिक्विडेटर पूरी कोशिश करेगा कि कंपनी के सारे एसेट्स को बेच के जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके वो जल्दी से पूरा पैसा रिकवर करे। मतलब ये नहीं कि क्रेडिट पे बेच दिया, किसे बेच दिया, क्रेडिट पे, तो और मामला खराब हो जाएगा। वो तुरंत बेचे और तुरंत सारा पैसा क्या करने की कोशिश करे, रियलाइज करने की कोशिश करे। चलो अब आ जाओ भाई, क्या लिक्विडेटर के पास पावर है, अगले पेज पर देखो, अनकॉल्ड कैपिटल या अनपेड कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूटरी से मांगने का। बताओ कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो अगर वो पार्टली पेड अप शेयर है तो क्या उसको फुल्ली पेड अप बनाएगा, और फुल्ली पेड अप बनाने के लिए वो क्या करेगा, देखो इधर कॉल, देखो टू कॉल लिखा हुआ, देखो देखो कहाँ मिला, किससे मांगेगा पैसा, कॉर्पोरेट डेटर के कॉन्ट्रीब्यूटरी से मांगेगा, कॉल करेगा, उसके बाद रियलाइज करेगा। कॉल करने के लिए वो नोटिस भेजेगा, कितने दिन का नोटिस भेजेगा, 15 डेज का नोटिस भेजेगा। कितने दिन का, 15 डेज का नोटिस भेजेगा। और अगर उन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक धमकी है सब सेक्शन 3 में, नो डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू दैट कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसका अभी शेयर्स क्या है, पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप वाले को कुछ भी दिया नहीं जाएगा वाइंडिंग अप में। तो ये भी एक धमकी यहाँ पर दे दिया गया है। तो लिखा नो डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू अ कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसका अभी भी पैसा क्या है, अनकॉल्ड या अनपेड, है ना। जो फुल्ली पेड अप है उन्हीं को मिलेगा, पार्टली पेड अप वाले तो लाइन में लगेंगे भी नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये सब कहानी था जो मैंने करा दिया, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि टेस्ट की ज़रूरत है। बच्चा डेली क्लास में आ रहा है, पढ़ता जा रहा है, पीछे का भूलता जा रहा है। अगर वो रिवीजन नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। 2-2 क्लास का, सब चैप्टर 2-2 क्लास का होगा। हाँ ये बहुत बड़ा चैप्टर है क्या, देखो तो इंसॉल्वेंसी, फॉर्म इंसॉल्वेंसी। हाँ वो कंटेंट ज़्यादा, तो 2 दिन, 2 दिन, और सरफेसी में भी 2 दिन होगा, सरफेसी में भी 2 दिन लग जाता है, सरफेसी में भी लग जाएगा 2 दिन सरफेसी में, 2 दिन रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट में। सरफेसी बहुत बड़ा है, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटा है। हाँ हाँ सरफेसी, और बहुत टेक्निकल भी है। हाँ टेक्निकल भी है, और एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है लास्ट में, वो तो बहुत ही बोरिंग है। मतलब CSEE से लेके CS प्रोफेशनल का सबसे बोरिंग चैप्टर अकेला हुआ। सब आता है, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खूब आता है कि नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मन है कि टेस्ट एक बार ले लूँ, चूँकि IBC या तो इंसॉल्वेंसी के बाद, इसके बाद इंडिविजुअल फॉर्म इंसॉल्वेंसी के बाद एक बार IBC खत्म हो जाएगा, पूरा IBC का एक बार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो बैंकिंग लॉ आ रहे हैं, IBC खत्म हो जाएगा उसके बाद, हैं। तो मैं अब टेस्ट लूँगा, क्योंकि तुम लोग की हालत को देख के लग रहा है कि डेली आ रहे हो, कथा सुन रहे हो और जा रहे हो, तो